नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए इस प्रश्न को हल करना जानेंगे। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप कहानी का सारांश कैसे लिखना है यह भी जानेंगे तथा इसके मुख्य पात्रों को कैसे दर्शाया जाए यह भी जानेंगे, इसके तथ्यों को कैसे लिखा जाए यह भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। इनकी पहली कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की प्रायः 70 कहानियाँ बहुत कुछ उनके अन्य काव्य रूपों की तरह असमान स्तर की है। प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी में आया और उसके बाद प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 तथा इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन संकलनों में कुल 69 कहानियां हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। कहानी का सारांश। तो आकाशदीप कहानी का सारांश हम इस तरह से लिखेंगे जिसे कथानक भी कहा जाता है। तो आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र के तरंगों पर हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए 2 बंदियों के वार्तालाप से होता है। दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित और अनजान हैं। तूफान के कारण पोत की व्यवस्था भंग हो जाती है और दोनों परिस्थितियोंवश रात्रि के अंधकार में लुढ़कते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं और अपने प्रयासों में सफल भी हो जाते हैं। जब दोनों हर्षतिरेक से एक दूसरे को गले लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक स्त्री है और दूसरा पुरुष। स्त्री का नाम चंपा और पुरुष का नाम बुद्धगुप्त है। चंपा पोताध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती किशोर क्षत्रिय पुत्री है। 8 बरस के पोत ही उसका घर है। बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्यु है जो ताम्रलिप्त का क्षत्रिय है। पोत को लूटने के उपक्रम में चंपा के पिता बुद्धगुप्त के हाथों मारे जा चुके हैं। पोताध्यक्ष मणिभद्र ने अपनी काम वासना की तृप्ति में विफल होकर चंपा को बंदी बनाकर रखा है। स्वातंत्र्य युद्ध में मणिभद्र चंपा और बुद्धगुप्त द्वारा मारा जा चुका है। पोत के नायक ने युद्ध में परास्त होकर उनकी शरण ले ली है। 2 दिन पश्चात पोत एक नए द्वीप पर लंगर डाल देता है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। दोनों की चंपा द्वीप पर रहते 5 बरस बीत गए। संध्या समय चंपा एक दीप को जलाकर मंजूषा में रखकर दीपाधार को डोरी खींचकर ऊपर आकाश में चढ़ा रही है। दीप पर बुद्धगुप्त और चंपा का रास चलता है। बुद्धगुप्त की आज्ञा से सभी द्वीपवासी चंपा को रानी कहते हैं क्योंकि चंपा अपने पिता के हत्यारे जलदस्यु बुद्धगुप्त को क्षमा नहीं कर पाई है। अंततः चंपा उसके सम्मुख अपना हृदय हारकर अपना प्रतिशोध का कृपाण निकालकर समुद्र में फेंक देती है। इस पर बुद्धगुप्त उससे कहता है, तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। इस पर चंपा उससे कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। एक दिन किसी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। बांसुरी ढोल बज रहे थे। फूलों से सजी वन बालाएं नाच रही थी। चंपा ने सहचरी जया से पूछा, यह क्या है जया? जया ने हंसकर उत्तर दिया, आज रानी का ब्याह है ना। चंपा को इस पर विश्वास न हुआ। उसने उसे झकझोर कर पूछा, क्या यह सच है? तभी बुद्धगुप्त कहता है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। इस पर चंपा प्रति प्रश्न करती है, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? बुद्धगुप्त अपना पक्ष रखता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। बुद्धगुप्त अंततः चंपा के पैर पकड़कर कहता है कि मुझे अपने देश भारतवर्ष की बहुत याद आती है, मैं वहाँ लौटना चाहता हूँ। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी
जन्मभूमि के अंक में। इस पर चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अंधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख घूमने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजाल व्याल के सामने संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो इस प्रकार कहानी का सारांश पूर्ण होता है। अब हम जानेंगे आकाशदीप कहानी के पात्र। तो इसके मुख्य पात्र है पहली चंपा। कहानी की मुख्य पात्र है जो जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। वानिक मणिभद्र की पाप वासना ने चंपा को बंदी बना लिया है। इसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, जिसकी मृत्यु जलदस्यु के कारण हुई थी। चंपा अपने पिता की मृत्यु की दोषी बुद्धगुप्त को मानती है, क्योंकि उसके आक्रमण से ही उसके पिता ने जल समाधि ले लिया था। प्यार और घृणा का द्वंद्व चंपा के जीवन का स्थायी पीड़ा है। दूसरे इसके मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त। कहानी का नायक है, जो ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। वह बहादुर और वीर पुरुष है। इसी ने चंपा और स्वयं को मणिभद्र के चंगुल से आज़ाद कराया है। मुख्यतः यह जलदस्यु है, जिसका काम समुद्र में आने वाले जहाज़ों को लूटना होता है। बाद में उसके अंदर चारित्रिक परिवर्तन होता है। वह लूटपाट छोड़कर व्यापार करने लगता है और उसका एक प्रेमी रूप कहानी में उभर कर आता है। तीसरे पात्र है मणिभद्र, कहानी का खलनायक, कहानी का विलन, जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना लिया था। चौथी पात्र है इसकी जया, आदिवासी युवती, एक सहायक पात्र है जो अधिकांश समय चंपा के साथ रहती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। वह अधिक नहीं बोलती। कहानी में उसका चारित्रिक विकास कम हुआ है। तो आकाशदीप कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। पहला, कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान। दूसरा, आदर्शपूर्ण प्रेम का उद्घाटन। तीसरा, हृदय परिवर्तन का चित्रण। चौथा, सेवा भाव, प्रेम, साहस, त्याग से परिपूर्ण कहानी। पांचवा, एक निडर साहसी अपने कर्तव्यों से अडिग लड़की की कहानी। छठवां, असफल प्रेम। सातवां, मानव प्रेम, देश प्रेम के आदर्शों का चित्रण। तो चलिए आकाशदीप की कहानी की समीक्षा किस प्रकार लिखी जाए इसके बारे में जानते हैं। तो आकाशदीप कहानी में पिता और प्रगाढ़ प्रेमानुभूति का द्वंद्व दिखाई देता है। परस्पर विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों और सघन अंतर्द्वंद का चित्रण प्रसाद की कई कहानियों में मिलता है। मानसिक द्वंद्व के चित्रण में प्रसाद को आकाशदीप कहानी में पूरी सफलता मिली है। प्रसाद की प्रारंभिक कहानियों में प्रेम और करुणा का, त्याग और बलिदान का, दार्शनिकता और काव्यात्मकता का, भावुकता और चित्रात्मकता की प्रधानता रही है। परंतु आकाशदीप तक आते आते भावुकता और चरित्रात्मकता की जगह मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कहानी इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय पर आधारित है। भाषा संस्कृत शब्दावली से युक्त शुद्ध साहित्यिक भाषा है। कहानी का उद्देश्य देश प्रेम और मानव प्रेम के आदर्शों को स्पष्ट करना है। तो सुरेंद्र चौधरी के अनुसार जानते हैं। सुरेंद्र चौधरी के अनुसार आकाशदीप कहानी के संगठन को अनिवार्यत क्रेप स्कूलर मानते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल चरम सीमा की यह लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार चरम सीमा की यह कलात्मक प्रवृत्ति हमें प्रसाद के प्रथम काल की कहानियों में ही मिलने लगती है। राजेंद्र यादव के अनुसार उनकी आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवव्रत इत्यादि कहानियां प्रायः व्यक्तिगत भावनाओं और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती है। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मठ मर्यादा और कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाही और उसमें कर्तव्य की ओर झुकती हुई उनकी कहानियों की नायिका अक्सर उस मानसिक स्थिति का शिकार है जिसे मनोविज्ञान में एम्बिवैलेंसी कहते हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना का होना। मैं तुमसे घृणा करती हूँ जलदस्यु, लेकिन तुम्हें प्यार भी करती हूँ वाली
स्थिति भी अभिव्यक्ति उनकी कहानियों में ही कई शब्दों में है और कई संकेतों में। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। मधुरेश के अनुसार प्रसाद की कहानियाँ एक और यदि प्रेम के उदात्त रूप और सर्वस्व बलिदान में निहित साहस एवं शौर्य को रेखांकित करती है, तो वहीं वे परस्पर दो विरोधी भावों के संघात और द्वंद्व को नाटकीय कौशल के साथ प्रस्तुत करती है। आकाशदीप में यह द्वंद्व प्रेम और घृणा के बीच है। तो इस प्रकार हमने जाना कि आकाशदीप कहानी का सारांश कैसे लिखा जाए, समीक्षा कैसे लिखा जाए, कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को कैसे लिखा जाए, कहानी के पात्रों को कैसे लिखा जाए। मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।